1572 से 1597, लगभग कितने साल हो गए? 25। 72-97 में कितने हो गए? 25। लिख लो आगे 25 वर्ष, जहां लिख रखा ना महाराणा प्रताप, वहीं आगे शासनकाल के आगे लिख लो 25 वर्ष। यह सवाल भी पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था, कितने वर्षों तक किया था। अब मैं जब ये कहता हूं आप लिख लो 25 वर्ष, तो आप कहते शायर इसमें क्या लिखवाना है, हमें बताइए। 72 से 97 में किया था, तो कितना किया था? 25। पर होता यह है, पहली बात तो एग्जाम में ये याद नहीं आता कब से कब तक किया था। 72 से 97 में याद आता नहीं। फिर यदि किसी के 72 से 97 में याद भी आ जाता है तो उससे वहां पर माइनस नहीं होता। और यकीन मानिए एग्जाम में 97 में से 72 माइनस करते हैं तो 35 ही आता है, वहां पर कभी 25 आता, वहां दिमाग एक्स्ट्रा ही चलता है। एग्जामिनर आपके दिमाग को इतना अच्छा रीड करता है कि वो पहला ऑप्शन 35 साल देता है और आपको तो 35 ये तो होना ही है, या तो 35 लगा के आते हो या 15 लगा के आते हो। फिर कोई बाहर आके कहता है यार कितना सिंपल क्वेश्चन था, महाराणा प्रताप ने 25 साल राज किया था, तब आप सोचते हो हाँ था तो 25 ही। अब तो मैं बताने जैसा भी नहीं रहा कि मैं 25 नहीं करके आया 35 करके आया हूं। इससे अच्छा है अपने 3 दिन तक लगातार पूछेंगे महाराणा प्रताप ने कितने साल तक राज किया था, आप डेली बोलोगे 25 साल 25 साल, तो याद रह जाएगा कि महाराणा प्रताप ने कितने साल राज किया था। अब बताओ जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? हम पढ़ रहे थे 1537 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब तक मावली का युद्ध नहीं जीत गए थे तब तक वो चित्तौड़गढ़ नहीं गए थे। तो 37 से 40 के बीच में उदय सिंह कहां पर है? कुंभलगढ़। तो प्रताप का जन्म भी कहां पर होगा? कुंभल। तो याद करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं कि प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में क्यों हुआ। उदय सिंह जब कुंभलगढ़ में रह रहे हैं, परिवार जब कुंभलगढ़ में ही है, तो प्रताप का जन्म कब कहां पर होगा? कुंभलगढ़। कब हुआ? 9 मई 1540। कब हुआ? वापस बोलो। 9 मई खा जाओ, केवल सन बताओ। तो 1540 में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? हम जो बचपन से कहानी सुनते हैं वो कहानी इस प्रकार है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता, लेकिन पन्नाधाय उसको चंदन का बलिदान देकर बचा लेते हैं। वो घटना 1536 की है, वो घटना 1500। और हम पढ़ते हैं कि बाद में पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के वहां से ले गए थे, ये पढ़ते हैं। तो मतलब 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाया जा सकता है। और 4 साल बाद उदय सिंह के बेटा हो रहा है। वो केवल कहानी है, कहानियां इतिहास नहीं होती, इतिहास के फैक्ट अलग प्रकार के होते हैं। वास्तव में उदय सिंह उस समय 15 साल का था। कितने साल का था? उदय सिंह का जन्म 1522 में हो गया था। कब हो गया था उदय सिंह का जन्म? तो 1536 में 14-15 साल का है। अब समझ में आती है कि उस समय यदि वो 15 साल का है तो 4 साल बाद 19 साल का है, तब 16-17 में शादी हो जाया करती, तो संभव है ये सब चीजें। यदि घास फूस की टोकरी वाली बातें लाओगे तो फिर ये साइंस फेल हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी जब आपको पन्नाधाय वाली कहानी सुनाई, मैंने एक जगह घास फूस की टोकरी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी कोई टोकरी नहीं थी। क्योंकि मैं जानता हूं कि पन्नाधाय कोई टोकरी में डाल के नहीं लेके गए, बाकायदा अंगुली पकड़ के पा 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 करके गए। कोई सामान्य सी बुद्धि का दिमाग लगाए तो भी ये कहे कि सांगा का बेटा उदय सिंह। किसका बेटा है? सांगा की डेथ हुई है 1528 में। कब डेथ हुई है? तो सांगा की डेथ से पहले तो उदय सिंह हुआ है, या 1528 में ही हुआ हो। 1528 में भी यदि पैदा हुआ हो तो भी 1536 में 8 साल का होता है। 8 साल का भी घास फूस की टोकरी में तो नहीं है। हमारी कहानियों की इमेजिनेशन तो यह कहता है कि 2-4 महीने का जिल्फ रहा होगा और पन्नाधाय ने एकदम यूं उठा के रख लिया होगा टोकरी में, दिख नहीं रहा, टोकरी में डाल लेती हूं। आइंदा से जब कोई टोकरी की कहानी आपको सुनाए, आप चेंज तो मत करना पर मुस्कुराना मन ही मन कि हमें पता है कैसी कोई टोकरी। क्योंकि आप दिमाग लगाओ तो लगा तेरे क्या पता, तू वहां पे उपस्थित थोड़ी था, अपने दिमाग नहीं लगाना। हालांकि आप बता सकते हो कि जब उदय सिंह का जन्म ही 1522 में हो गया तो 36 में 14-15 साल का, यार 14-15 साल का बच्चा टोकरी में तो आता नहीं है। तो अब आई पहले बड़ी बात, तो प्रताप का जन्म कब हुआ? कहां पे हुआ? पिताजी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? जयवंताबाई सोनगरा। प्रताप की रानी का नाम क्या है? अजब दे पंवार। क्या नाम है? देवी होता है, अपने देवी पुराण लिख के राजस्थानी में आधा होना चाहिए अजब देवी पंवार, लेकिन लिख दिया करते अजब दे पंवार। क्या लिख दिया करते? एक मैंने और लिखा लास्ट में, याद ये भी कर लेना करो। तो बचपन का नाम प्रताप की क्या था? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी सारी किताबों में लिखा हुआ है। मैं ना लिखवाऊं तो फिर आप मेरा गला पकड़ते हो, ओरिजिनल बात तो बताई नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो तो तुम पढ़ाते ही नहीं हो, फर्जी फर्जी कहानियां सुनाते हो। तो आप भी याद कर लो कि बचपन का नाम क्या था, वरना पश्चिमी राजस्थान में हर छोटा बच्चा होता है गीगा। क्या होता है? इसलिए पश्चिमी राजस्थान में गाने ही होते हैं, गीगा थारो पालनो घड़ा द्यू सामी साल में।
गीगा तेरा जो पालना है सामने वाले कमरे में कर दूं, आवतड़ा जावतड़ा बाबूसा झोला देसी रे, आते जाते बाबूसा तेरे को झूले खिला के जाएंगे, दादूसा झूले खिला के जाएंगे। हर छोटा बच्चा क्या होता है? गीगा। लड़का हो तो गीगो, लड़की हो तो गीगली। आज भी गांव में गीगला गीगली बोलते हैं बाकायदा। अपने राजस्थानी का दुआ है कि पत्ता जब ये शाखा करता है, तीसरा शाखा करता है, तो पत्ता की रानी जो फूल कमर है वो क्या करती है? जोहर। पत्ता की जो मां थी वो भी इस जोहर के अंदर शामिल थी। और पत्ता के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, उनको फूल कमर अपनी गोद में लेके बैठती है। तो पत्ता अपनी मां को, पत्ता अपनी पत्नी को, पत्ता अपने दो छोटे छोटे बच्चों को उस जोहर की अग्नि के अंदर डाल के जाता है। नाना गीगा गीगली ने जामण कामण गे, भड़ बड़ा निज हाथ से उन करतब ऊंचो ने। नाना गीगा गीगली, छोटे छोटे बच्चा, लड़का और लड़की। जामण मतलब जन्म देने वाली मां, कामण मतलब पत्नी, गेह मतलब आग। भड़ बड़ा निज हाथ स्यू, भड़ मतलब योद्धा, उस योद्धा ने बाड़े मतलब जला दिए, निज हाथ स्यू मतलब अपने हाथ से। उस योद्धा ने अपने लड़ने से पहले अपनी मम्मी को, अपनी पत्नी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से अग्नि के हवाले किया था। और ये बताया कि कर्तव्य ऊंचो ने, कर्तव्य स्नेह से बढ़ के होता है। आपका अपने परिवार से, बच्चों से, मां से, पत्नी से स्नेह, लगाव, प्यार, प्रेम रहा होगा, लेकिन देश के लिए जो कर्तव्य है वो बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए परिवार को मरना पड़े तो भी कोई बड़ी बात है। दुआ कहता है नाना गीगा गीगली, इसका मतलब बच्चों को गीगे गीगली तो कहा जाता था। वैसे वैसे मेवाड़ साइड में, इस पर्वतीय प्रदेश में हर छोटा बच्चा किका है। हर छोटा बच्चा क्या है? बापा रावल भी बचपन में किका था, संगा और कुंभा भी किके ही थे, प्रताप भी किका है। आज भी छोटा बच्चा पैदा होता तो क्या है? अपने किताब वालों ने लिख दिया, अपने सब उसके घोटे मारे बचपन किका। पूछ हो रहे हैं एक दूसरे से बचपन का नाम क्या था? और किका राजी और हो रहा है। मेवाड़ में हर छोटा टाबूर होता है, क्या होता है? ये ठीक वो सिखों वाली तरह, सिखों में हर छोटा बच्चा काका, हर छोटी बच्ची काकी। हर छोटा बच्चा काका, हर छोटी बच्ची। तो इसलिए सबको ही कहते हैं वहां पे। वो मैं हमेशा सुनाता ही रहता हूं कि मैं जिस गांव के अंदर पला बड़ा, पापा मेरे टीचर है, तो पापा की पोस्टिंग ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, हमसे 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान। तो उस गांव के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी गांव था और कुछ सिखों के घर थे। तो हमारा घर जहां बना हुआ था, हमारे घर के ठीक पास में और सिखों के घर थे। तो हमारा ज्यादा लेन देन जो था उनसे, वो पड़ोसी वही है तो ज्यादातर उनसे हुआ करता, उनके बच्चों के साथ हम खेला करते। तो मेरे से छोटे वाला जो भाई है, वो दिन शाम के टाइम में खेलने के लिए गया, आया नहीं। वहां पे क्या लाइट थी नहीं गांव के अंदर, लाइट और सड़क दोनों वहां 2004 के अंदर आई थी। एकदम बॉर्डर एरिया में गांव था, भारत समाप्त हो जाता वहां पे जाके, तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था क्या है क्या नहीं है। तो वहां हम कोशिश करते थे खाना यार 5 बजे तक ही खा खुआ, जल्दी खाना खाया करते, क्योंकि रात को आंधियां चलती वहां बहुत भयंकर वाली। तो 7 बजे से पहले पहले तो पूरा गांव ही खाना खा के सो जाया करता। तो एक दिन वो भाई जब आया नहीं, तो मम्मी ने मेरे कहा कि देख क्या किधर गया हो। मैं उसको इधर उधर देखने के लिए गया तो मिला ही नहीं मेरे को। मैंने मम्मी का पता नहीं खेलते खेलते किधर चला गया। मम्मी ने कहा तू तो खाना खा ले, फटाफट सो जा, आपने खाना खा। वो थोड़ी देर के अंदर आया, अंधेरा अंधेरा हो गया था तब तक। फिर वहां डर ज्यादा था सांप बिच्छू होगा, सांप बिच्छू बहुत थे, रेगिस्तान पड़ा हो पूरा। तो कि भाई रात को खेलते हैं सांप बिच्छू खा जाए बच्चों को, खा जाए। तो मम्मी ने आते डांटा उसको, कहां चला जाता है, अंधेरा हो गया, तो भाई ने रोटी खा ली, तूने खाना नहीं खाया, खाना खा लिया, था कहां पे तू? तो उसने कहा मैं तो खेल रहा था इन बच्चों के साथ। कौन खेल रही थी रात को तेरे साथ, झूठ बोलता है। तो उसने बच्चों के नाम लिए, उसने कहा जर्मन खेल रहा था, अंग्रेज खेल रहा था, ऐसे नाम होते हैं, और काकी खेल रही थी। तो मेरी मम्मी को लगा कि इन बच्चों की मां खेल रही थी। 3-4 बच्चों के नाम लिए, एक काकी दो। तो मम्मी ने कहा कि मतलब इनकी मम्मी का दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़ी हो गई रात को बच्चों को क्या खिला रही थी, उसको नहीं पता कि खाना खाने का टाइम हो गया। तो छोटे भाई ने कहा कि बड़ी कौन? तू कह रहा काकी खेल रही थी, काकी तो इतनी सी है। सबसे छोटी तो काकी है। मम्मी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, एक तो लेट आता, बदतमीजी करता, आज से काकी नहीं बोलेगा, काकी सा कहेगा। काकी क्या होता है? और वो गए छोटी सी काकी सा क्यों कहूंगा? इतनी सी, एकदम इतनी सी है वो। अब मम्मी ने कहा उसको तो डरा धमका के मम्मी ने सुला दिया। अगले दिन वो जो उन बच्चों के दादी जी थे, तो वो दादी जी उधर से भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। मेरी मम्मी पीछे को झाड़ू वाड़ू लगाए, तो दादी जी मिले, तो उन दादी जी को मम्मी ने ओढ़मा दिया। ओढ़मा समझो शिकायत, कि भाई आपकी बीननी को कहना कि भाई बच्चों को लेके 7 बजे तक क्या खिलाती रहती है। बीननी क्यों खेलेगी बच्चों के साथ? ना ना, रात वो आया था हमारे लेट, और मैंने पूछा कि तू कहां था, तो उसने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे तो खेल रहे थे, पर बीननी तो हमारे भी रोटी बना रही थी, रोटियों का टाइम था, कि वो कह रहा था कि काकी साथ खेल रही थी हमारे। तो उन्होंने कहा काकी बीननी नहीं है, काकी तो हमारी छोटी सी बच्ची है, उसका नाम। तो बच्ची का नाम तो हमारी हर छोटी बच्ची काकी है, हर छोटा बच्चा। मैं कहता हूँ वो जो बच्ची अब तो काफी बड़ी हो गई, वो कल को देश के प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम क्या कहेंगे कि बचपन में प्रधानमंत्री का नाम
सेम है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो याद कर लेना, बाकी ज्यादा यूं दिल से लगाने वाली बात नहीं है ना। कि बार स्टूडेंट कहता पता नहीं क्या याद करके आया हूं मैं आज। इधर जब महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है, महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है, तो स्वाभाविक था सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाता। पर कई बार राजा अपने किसी रानी के प्रभाव में आगे दूसरे बेटे को राजा बना देता। तो उदय सिंह प्रताप को राजा नहीं बना के गए, उदय सिंह राजा बना के जगमाल। किसको बना के? इसका मतलब जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से ठीक बनती। लिखो, राजा महाराजाओं के सिस्टम हुआ करता था कि वह बेटा जो राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। पिता की डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार लाश को जलाने के लिए जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाएंगे तो वो बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग, राजा कौन बनेगा? जगमाल। तो जगमाल उदय सिंह अंतिम संस्कार में नहीं गए। उदय सिंह अंतिम संस्कार कहां किया जा रहा है? गोगुंदा। तो वहां गोगुंदा के अंतिम संस्कार में मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत, राणा मरा है तो जनता खूब आएगी, मेवाड़ की जनता, मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत सब वहां खड़े। और वहां सबने देखा कि वहां प्रताप खड़े। कौन खड़े? सबसे बड़े बेटे कौन? प्रताप। योग्य भी कौन थे? प्रताप। तो सबको पता था उदय सिंह के बाद राजा कौन बनना चाहिए? प्रताप। लेकिन वहां सब देखा प्रताप तो अंतिम संस्कार में खड़े। तो लोगों में खुसर खुसर शुरू, अरे ये क्या रिवाज चेंज हो गया, प्रताप कैसे आगे, प्रताप कैसे आगे। फाइनली एक ने किसी ने पूछा प्रताप से कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अगले राजा बनोगे, तुम अंतिम संस्कार में क्यों खड़े हो? तुम तो घर पे चल के राज तिलक की तैयारी करो। ऐसा माना जाता था कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, राजा मरा हाथों हाथ बेटे को राजा बनाया जाए। तो तुम चलो चल के राज तिलक की तैयारी करो, हम आ रहे हैं वहां पे आगे तुम्हारा राज तिलक करेंगे। तो प्रताप ने कहा अरे शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, एक्चुअली पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, राजा किसको बना के गए? जगमाल। इसलिए जगमाल अंतिम संस्कार में नहीं है, जगमाल राज तिलक की तैयारी कर रहा है, मुझे नहीं बना के गए तो मैं यहां खड़ा हूं। और वहां जनता विद्रोह कर देती है। जनता कहती है कि नहीं, इस समय मेवाड़ जब बड़े संकटों का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ जब अपने सबसे बड़े दुश्मन अकबर का सामना कर रहा है, हमें एक योग्य राजकुमार की आवश्यकता है, योग्य राजा की आवश्यकता है। सबसे योग्य कौन है? महाराणा प्रताप। इसलिए हम जगमाल को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते। और उदय सिंह कौन होते हैं जगमाल को राजा बनाने वाले? मेवाड़ का राजा बनाने का अधिकार सलुम्बर के सामंत के पास है। किसके पास है? और उस समय सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कृष्णदास चुंडा। कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि यह अधिकार मेरे पास है कि राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, और मैं यहीं पर प्रताप को राजा घोषित करता हूं। और मेवाड़ की जनता ने नारे लगा दिए, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। प्रताप वो राजा है जो जनता द्वारा बनाए गए हैं। ये लोकतंत्र में, राजतंत्र में लोकतंत्र है कि बाप राजा नहीं बना के गया, आप अपने गुणों की वजह से राजा बने। जनता ने बगावत कर दी कि पहले वाले राजा के बेटे को हम, पहले वाला राजा जो इस बेटे को राजा बना के गया उसको हम स्वीकार, हमारा राजा कौन होना चाहिए? हाथों हाथ वहां से अंतिम संस्कार के बाद प्रताप को कंधों पे बिठा के लेके आए, नारे लगाते हुए। जगमाल ने नारे सुने तो जगमाल साफा उफा बांध के तैयार बैठा था एकदम। जगमाल बारे जगमाल, अरे क्या कर रहे हैं, नारा चेंज करो, लगाओ हमारा राणा कैसा हो, राणा जगमाल जैसा। कृष्णदास चंद्र ने बग गया तो उतार दिया और प्रताप का क्या कर दिया? रास्ता। लिखो, जैसे कई बार होता है आप आरएस का एग्जाम देते हैं, आपके आरएस का फाइनल रिजल्ट आता है, आप अपने रूम में बैठे हैं और आपको पता चलता है आपका सिलेक्शन हो गया, आप एसटीएम बन गए। तो आपको एसटीएम बनने की जानकारी तो वहीं मिल गई रूम में। अब आपके घर वालों को पता चलता है, घर वाले कहते परसों आजा, गांव आजा। फिर आप गांव जाते हो, गांव के अंदर बाकायदा गांव वाले ढोल नगाड़े लेके आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही है, ओपन बॉडी जीप में आप यूं हाथ हिलाते हुए जा रहे हो, घर पे सवामणी का कार्यक्रम चल रहा है। होता है ऐसे, मतलब आप आरएस बन गए थे जयपुर में, पर पार्टी कहां अभी? गांव। ठीक वैसे जहां राजा मरता और जहां उसका जो बेटा जिसको राजा बना होता, वहां पर उसका क्या करते? राज तिलक। पर पार्टी तो बाद में होगी ना। आज तो आपका बाप मरा, आपको राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन पार्टी तो नहीं की जा सकती। तो 2-4 दिन बाद में, 5-7 महीने बाद में कभी कहते अब पार्टी करो। अच्छा, राजा की पार्टी राजधानी में होनी चाहिए भाई। राजा कहां बने? राजधानी में। राजा तो आपको कहीं भी बना दिया जाए, जहां बाप की मृत्यु हुई वहां पर राजा बन गए। गोगुंदा में मृत्यु हुई तो राजा कहां बन गए? गोगुंदा। पर पार्टी तो राजधानी करो। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। पर चित्तौड़ किसके पास है? अकबर। वो आपके पास है नहीं तो फिर कहां करो? फिर संकटकालीन राजधानी में करो। संकटकालीन राजधानी कौन सी? कुंभलगढ़। तो प्रताप के राजतिलक की जो पार्टी हुई थी वो कहां पर रखी गई? देखो, कुंभलगढ़ में प्रताप का राजतिलक समारोह मनाया गया था। भगवान दास हो 1572 में महाराणा प्रताप राजा बनते हैं। उसी साल अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक बंदे को भेजता है, एक दूत भेजता है, उसका नाम क्या है? जलाल खां कोच। ये ठीक उसी प्रकार था कि प्रताप राजा बने तो एक तो अपनी तरफ से बधाई दे दो और उनसे पूछ भी लो भाई संधि का प्लान है कि नहीं। जलाल खान कोर्ची एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके आया, उसने प्रताप कहा साहब बधाई हो, आप नए राजा बने हो, अकबर ने आपको बधाई भेजी है। और साथ में अकबर ने पूछा है कि भाई आपका क्या प्लान है? महाराणा प्रताप ने कहा सेम जो पिताजी का था। पिताजी का जो प्लान हमसे लड़ाई का था, बस ठीक समझे आप एकदम, ये वाला है अपना। देख लो सर, कुछ संधि का थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में हो आपके ना। जलाल खान कोर्ची यहां से वापस चला गया। तो अकबर ने दिमाग लगाया कि यार प्रताप ने जलाल खान कोर्ची को तो मना कर दिया, तो समझाने के लिए किसको भेजा जाए?
तो अकबर को लगा कि यार राजस्थान का बंदा है तो क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग लड़का राजा बना है तो क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। अकबर के दरबार में आमेर के राजा रहते भगवंत दास। कौन रहते हैं? कहां के राजा? राजा का नाम क्या? और भगवंत दास का राजकुमार है, राजकुमार का नाम है मान सिंह। क्या नाम है? तो लगा क्यों ना राजकुमार, यंग लड़का राजकुमार को भेज दिया जाए। और राजकुमार मान सिंह को कहा गया कि राजकुमार मान सिंह उदयपुर जाओ और महाराणा प्रताप से बातचीत करो कि उस संधि के लिए तैयार है या नहीं। महाराणा प्रताप को पता चला कि उधर से बातचीत करने के लिए अपने पास कौन है? मान सिंह कहां का राजकुमार है? आमिर। तो महाराणा प्रताप को लगेगा अच्छा आमिर का राजकुमार बातचीत करने के लिए तो ठीक है, अपना राजकुमार बातचीत कर लेगा। प्रोटोकॉल यही कहता है, रूस का रक्षा मंत्री है तो हमारा रक्षा मंत्री मिले, अमेरिका का विदेश मंत्री है तो हमारा विदेश मंत्री मिले, किसी का प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री मिले। जब आमेर का राजकुमार बातचीत करने था अपनी तरफ से भी बातचीत कौन कर लेगा? राजकुमार। और प्रताप के राजकुमार थे अमर सिंह। क्या नाम था? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेजा गया? मान सिंह इस बात पे गुस्सा, मान सिंह को लगे यार प्रताप खुद क्यों नहीं है। मान सिंह को लगा यार मैं अकबर का दूत हूं, अमेरिका का विदेश मंत्री है वो कहेगा कि भारत का प्रधानमंत्री मिल ले, मैं बोले अमेरिका का विदेश मंत्री ऊपर अमेरिका का हूं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आया हूं तुम्हारे देश में, तुम्हारे प्रधानमंत्री को सबको मिलना पड़ेगा भाई साहब। तो अकबर का दूत है तो उसे लगा यार प्रताप को खुद को आना चाहिए। तो कहते वहां जब मान सिंह ने अमर सिंह को देखा तो उसने पूछा भाई तुम्हारे पिताजी कहां पे? अमर सिंह इस मामले में थोड़ा बदमाश राजकुमार था, उसने कहा पिताजी ओ पेट दर्द हो रहा है उनका, तो पेट दर्द। तो मान सिंह को समझ में आ गया, शाम को डिनर पे बुलाया हुआ था, मान सिंह ने डिनर प्लेट फेंक दी वहां पे। और मान सिंह ने कहा वो कद ना तेरे पिताजी को जाके, कि लोग मान सिंह कच्छा हुआ कहते हैं मेरे को, तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। और वहां से पैर पीट के बाहर निकला। तो अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अंकल नाराज क्यों हो गए यार, कहां जा रहे हो आप? अरे मैंने कह दिया तेरे पिताजी को जाग कर देना कि तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। मान सिंह की भुआ की शादी अकबर के साथ हो रखी थी, तो पीछे से अमर सिंह ने कहा तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। युद्ध के मैदान में अकबर को ले आना, उसकी तरफ से आए हो तुम लोग। और मान सिंह मैं बता दूंगा तुम्हें, देख लूंगा आ रहा हो, ठीक है ठीक है। एक और सुनो, वो सोजत होके जाना हमारे, तो सोजत में क्या है? तो वहां पे मेहंदी मिलती है, तो मैं क्या करूंगा? बुआ जी के लिए ले जाओ, काम आएगी। जून का महीना, गर्मियों के दिन, मान सिंह आग बबूला हो गया, यहां से वापस अकबर के पास गया। उसने कहा अभी के अभी सेना दो, हाथों हाथ में बता दूंगा उनको। अकबर ने कहा बात क्या हुई? बात हुई नहीं वहां पे। क्यों नहीं हुई? प्रताप ने कुछ तो कहा होगा, प्रताप मिलने नहीं आया। क्यों मिलने नहीं आया? तो उसने कहा राजकुमार से राजकुमार बातचीत करेगा, अमर सिंह आया। तो अमर सिंह ने क्या कहा? उसने मेरा अपमान किया, मैं उसका बदला लूंगा, और अभी सेना दीजिए। अकबर समझदार था, अकबर को लगा हाँ यार बात सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, तो मतलब राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। उसने भगवंत दास जी की तरफ देखा, अमेरिका राजा कौन थे? भगवंत दास जी का सामान पैक है, जा रहा हूं सर, जा रहा हूं, हाथ वादे जा रहा हूं। तो तीसरे दूत के रूप में कौन आए? तो पहले आया बेटा और बाद में कौन आए? पिताजी आए बाद में। और अकबर ने अपने जो बाकी सेनापति थे उनको कहा भाई मान सिंह को साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी पड़ रही है पालतू के अंदर। भगवंत दास जी है, भगवंत दास जी से प्रताप ने मुलाकात की, और प्रताप को भगवंत दास जी ने कहा कि भाई प्रताप संधि कर ले, क्या पड़ा है, देख हमने भी संधि कर रखी है, बाकी लोगों ने भी संधि कर रखी है, तू भी कर ले, क्यों तेरे पिता की तरह जिद कर रहा है? प्रताप ने कहा भगवंत दास जी आपकी बात तो सही है, कभी आज के 50 साल पहले लगभग मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़ रहे थे, सांगा बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़ रहे थे। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज आमेर से हमारी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, आपके जो पूर्वज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि तब मेवाड़ शक्तिशाली था, पूरा राजस्थान उसके झंडे के नीचे लड़ रहा था। चलो अब हम उतने शक्तिशाली नहीं है, आप आमेर वाले शक्तिशाली हो, भगवंत दास जी आप झंडा उठा लीजिए मुगलों के खिलाफ, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो लड़ूंगा। भगवंत दास जी ने कहा फालतू की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। तो भगवंत दास जी भी यहां से चले गए, प्रताप ने उनकी बात भी स्वीकार। अकबर को फिर लगा कि नहीं यार वन मोर ट्राई। अकबर ने इस बार अपने निर्मला सीतारमन को भेजा। वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आगे महाराणा प्रताप कहा कि महाराणा प्रताप मैं तो वित्त मंत्री हूं, और मुझे पता है उसके पास कितना धन पड़ा है, भयंकर धन पड़ा है, हजारों साल भी लड़ लेगा तो भी उसका धन समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। तेरे पास यार मेवाड़ जैसी छोटी सी रियासत, उसके भी राजधानी पे अकबर ने कब्जा कर रखा है, थोड़े बहुत इलाके पहाड़ लेके तू बैठा हुआ है, और इसमें तेरा घाटा उसका क्या करेगा लड़के फालतू में? महाराणा प्रताप ने कहा टोडरमल जी वो बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी करती है, ऐसे मत करो आप। और जाके कहना अकबर को कि लड़ाई की तैयारियां कर ले। और वो क्या कहा था आपने, पैसे कहां से आएंगे? तो टोडरमल जी अभी तक मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसे कहीं से आ जाएंगे, लड़ाई की तैयारी कर ली जाए। कुल मिला के अकबर ने 4 दूत भेजे, कौन कौन से? लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार
महाराणा प्रताप ने अकबर से कोई संधि, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए, फिर क्या होता है? युद्ध। इस बार वो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसको तुम कहते हो हल्दी घाटी। क्या कहते हो? देखो, अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती, तो इब्राहिम लोदी अफगान था, बाबर कौन था? मुगल। तो अफगानों का राज भारत में समाप्त करने वाले कौन थे? मुगल। इसलिए मुगलों के खिलाफ जो कोई लड़ता अफगान उसका साथ देते। मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था सांगा, तो अफगान किसकी तरफ थे? सांगा। महमूद लोदी अफगानों की सेना लेके आया हुआ है। अब मुगलों के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? महाराणा प्रताप। तो हाकिम खान सूर जो कि अफगान है, वो किसकी तरफ से लड़ रहा है? महाराणा प्रताप। जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो लोग। उधर मुगल बादशाह खुद नहीं आया। मुगल बादशाह कौन था? अकबर। उसने अपने 2 सेनापति भेजे। कौन कौन? मान सिंह पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया, तो कौन से युद्ध में? पहली बार स्वतंत्र सेनापति, इंडिपेंडेंट कमांडर बना के कौन से युद्ध में भेजा गया? हल्दी घाटी एक दर्रा है, पहाड़ों के बीच की एक जगह है। पहाड़ियां एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां, एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन कौन सी? एक तरफ कौन सी? खमनोर, एक तरफ कौन सी? उनके बीच का एक दर्रा है। महाराणा प्रताप ये जानते थे कि अपनी सेना कम है, अकबर की सेना ज्यादा। महाराणा प्रताप के पास 3,000 के आसपास फौजी, अकबर के पास 5,000, लगभग डबल उसके पास में। 5,000 उधर, इधर इनके पास 2,500-3,000 फौजी। तो उनको बताता है उनसे डबल अपने पास सेना है, इसलिए मैदान में नहीं लड़ेंगे, अपने दर्रे में लड़ेंगे। कहां पे लड़ेंगे? पहाड़ के अंदर लड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ में छापामार युद्ध, आपकी कम सेना होती तो भी पार पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ में दुश्मन के सारे सैनिक एक साथ नहीं आएंगे, एक एक को आना पड़ेगा दर्रे में, एक एक आएंगे तब मार लेंगे। तब दर्रे के इधर मेवाड़ की सेना खड़ी है, उधर से मानसिंह दर्रे को क्रॉस करता हुआ आगे आता है, और जैसे दर्रा क्रॉस करते हैं आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे। शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि मुगलों की आर्मी में, मुगलों का एक राइटर आया हुआ था बदायूनी, क्या नाम था? वो लिखता है अपनी बुक में कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हम बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। कौन सी नदी के पास? खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है? बनास। हम बनास के पास से चप्पलें हाथ में ली थी भाई साहब हमने, हम वापस भागे थे पीछे। फिर वो पीछे बनास से पीछे, घाटी से पीछे हटते हैं, घाटी से पीछे जाके मैदान वाली जो अवस्था है उधर जब भागते हैं, मेवाड़ की सेना उनका पीछा करती है। मेवाड़ की सेना पीछा करती है, तो अब दोनों मैदान में आमने सामने होते हैं। मैदान में आमने सामने होते हैं तो मैदान के अंदर प्रताप देखते हैं कि मानसिंह उधर हाथी पे बैठ के लड़ रहा है। एक मानसिंह के हाथी का नाम है मर्दाना, क्या नाम है? और प्रताप को लगता है कि अरे यार, पहले मानसिंह समझाने आया, भगवंत दास समझाने आया, दोनों आमेर के हैं, मेरी लड़ाई आमेर वालों से नहीं है, मेरी लड़ाई मुगलों से। आमेर वाले क्या पंचायती करते हैं, कभी समझाने आते हैं। अब तो ये सेनापति बन के और आ गया, और जो लगा मैं मुगलों का तो बाद में देखेंगे, पहले मानसिंह को बताऊंगा। और महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या था? चेतक। उन्होंने चेतक की एड लगाई आपने, जो मानसिंह हाथी के पास पहुंचा जाए। अच्छा, मानसिंह भी यदि सेनापति और हाथी पे बैठ के लड़ रहा है तो उसके आसपास मानसिंह को बचाने के लिए लोग होंगे। वह सेनापति को सीधा थोड़ी मारा जा सकता, उसके भी तो आगे सिक्योरिटी लगी होगी। तो मानसिंह आगे सिक्योरिटी लगाई हुई थी, पर प्रताप सिक्योरिटी को काटते कूटते एकदम हाथी के पास ही पहुंच गए। ठीक हाथी के आगे एक मानसिंह का बॉडीगार्ड खड़ा था, बहलोल खान। कौन खड़ा था? कोई 7 फीट 4 इंच लंबा, कोई 150 किलो का वजन, भयंकर डाकिक टाइप का आदमी बहलोल खान। यू घोड़े पे बैठे तो बापड़ा घोड़ा डरे, उस टाइप का खड़ा। अरे प्रताप इधर से उस पे भागते हुए, वो घोड़े को भगाते हुए लेके जाते हैं। एक हाथ में उस घोड़े की लगाम पकड़ी हुई, एक हाथ से तलवार मारते हैं, बहलोल खान को बीच में से चीरते हैं। बीचों बीच बहलोल खान चीर दिया गया था। जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, भीम कियो 2 भुज न थे, पातल ने कर एक। कि भीम ने जरासंध को मारा था और प्रताप ने बहलोल खान को मारा था। दोनों को मारने का तरीका एक जैसा है कि दोनों का वध किया गया था, दोनों को मारा गया था, पर एक छोटा सा अंतर है। जब भीम ने जरासंध को मारा था तो अपने दोनों हाथों से बीच में से चीर दिया था, प्रताप ने भी बीच में से चीर दिया, पर हाथ एक ही लगा है। तो इस मामले में पातल ज्यादा बड़ा है। ठीक पास में जाके उनके पास भाला था, वो भाला मानसिंह पर फेंकते हैं। प्रताप को पता था अपना निशाना अचूक है, मानसिंह लगेगा, पर मानसिंह खुद अच्छा सेनापति है। मानसिंह हाथी में जहां बैठा हुआ था, उस मर्दाना नाम के हाथी पर, उसमें होदा, जो बैठने की जगह उसको क्या बोलते हैं? ओदा। उसमें ओदे वो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है तो भाला ठीक ऊपर से निकल जाता है। मानसिंह इंटेलिजेंट सेनापति था। मानसिंह के जो हाथी था उसकी सूंड में उसने एक चाकू लगा रखा था। चेतक जब उस चेतक को लेकर प्रताप जाते हैं तो अब हाथी के ऊपर फेंकने के लिए तो ऊंचाई चाहिए थोड़ी, तो चेतक के अगले दोनों पैर जो है वो हाथी की सूंड पे लगाए थे। चेतक अपने अगले दोनों पैर खड़े कर देता है, हाथी की सूंड पे लगाए, फिर प्रताप फेंकते हैं। जब चेतक वापस अपने पैर उतार रहा था तो उसके आगे वाले खुर जो है वो चाकू से कट गए। खुर समझ गए? नाखून जो है वो कट गए। मैं कहता हूं अपना नाखून थोड़ा सा अंदर ज्यादा कट जाए ना तो दर्द होता है। 3 दिन तक इससे रोटी नहीं खाई जाए, अलग अंगुली अलग ही रखनी पड़ती है। तो यदि पूरा नाखून खींच दिया जाए तो वो पशु का तो और कितना बड़ा खुर होता है। अब वो चेतक ने वापस उतार तो लिए पैर, लेकिन अब चेतक से चला नहीं जाए, तो चला नहीं जाए चेतक को, तो प्रताप को लगा अब तक तो दौड़ रहा था, भाग रहा था, इसे तो चला ही नहीं जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसके तो पैर ही कट गए।
पैर गिर गए तो प्रताप उस चेतक को लेके युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि जब भी राजा युद्ध के मैदान से बाहर निकले, कोई ना कोई सादड़ी का झाला आके राजा वाली जगह लड़ेगा। खानवा युद्ध में ऐसा झाला अज्जा कर रहे थे, इस बार थे झाला बिद्दा। कौन थे? देखो, पर इधर मुगलों को भयंकर नुकसान हुआ था, तो मुगल चुपचाप मानसिंह सेना लेके यहां से गोगुंदा चला गया। कहां चला गया? बदायूनी, जो कि इस युद्ध में आया हुआ था, बदायूनी लिखता है कि जब हम गोगुंदा चले गए थे तो रात को हमें डर था कि प्रताप वापस आक्रमण करेगा, रात को मार देगा, इसलिए हम रात को सोए नहीं। हमें डर था कि रात को प्रताप आए तो बचेंगे कैसे, इसलिए हमने चारों तरफ पत्थर चुन लिए थे। फिर जून के तपती दोपहरी में जब हम वहां से मेवाड़ से वापस निकले, हम अजमेर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने हमें बड़े अपमानित किया। लोग जगह जगह हमें कह रहे थे कि हार के आ गए। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में भीलों ने हमें बड़ा परेशान किया। भील हमारा राशन छीन के भाग जाया करते थे, पीने के लिए पानी कोई गांव देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे राम राम करके हमने अजमेर लिया था। मानसिंह अकबर के पास पहुंचे। अकबर के पास जाते अकबर ने पूछा कि हाँ भाई, प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली? उनका नो सर। तो उसने संधि कर लिया अपने से? नो सर। तो मार दिया आपने? नहीं। तो पकड़ के लाए हो? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा? और उसने मानसिंह आसफ खान को कहा कि आज के बाद यदि मेरे को मुंह दिखाना टांगे तोड़ दूंगा मैं। हार के मंगते शर्म नहीं आती? अरे उन्होंने कहा सर प्लीज समझो तो सही आप। कोई नहीं समझना, आज के बाद तुम दोनों मेरे को मुंह नहीं दिखाओगे। अरे सर ऐसे पकड़ में नहीं था, मैं जा रहा हूं, अभी मैं खुद पकड़ के लाऊंगा, मैं बताता हूं कैसे पकड़ा जाता है। देखो, प्रताप पर पहाड़ों में लोकेशन लिए बैठेंगे। आ जाता हूं, इधर आ जा। अकबर पहले उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? उदयपुर पे कब्जा करता है। उदयपुर में बैठ के अपनी सेना को देंगे, जाओ प्रताप को पकड़ के ले गया। सेना जाती है, पहाड़ों में मारपीट होती है, सेना के साथ बेचारी वापस आती है। अकबर दूसरे दिन वापस हो जाएगा, आज पकड़ के लाओ। पहाड़ों के रास्ते ही नहीं पता, आप कहां बैठे हुए हो, एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता आपको। नई सेना है, वो वहां के लोकल लोग हैं, लोकल जो वहां की जनता है वो आपकी सेना को परेशान करती है। सेना बेचारी वापस मार खा के आ जाए। थोड़े दिन में अकबर को समझ आ गया कि यहां पार पड़ेगी, पर अकबर ने फिर भी पूछा, अरे क्या चक्कर है, क्यों तुम्हारे पकड़ में नहीं आ रहा? पहाड़ों के अंदर तुम जाते हो तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा सर हमें तो पहाड़ों के रास्ते ही नहीं पता। कैसे कैसे नहीं पता तुम्हें रास्ते? उन्होंने कहा सर मुगल है, गूगल थोड़ी है, हमें क्या पता चलेगा कौन सा रास्ता किधर है, वो कहां पर बैठे हुए हैं। फाइनली अकबर के समझ आया कि यहां पार पड़ेगी नहीं, तो अकबर ने उदयपुर का नाम चेंज करके मुहम्मदाबाद। क्या किया? आपने दो सेनापतियों को सौंपा। एक सेनापति का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? एक का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम था? इनको सौंप के यहां से आगे वागड़ की तरफ चला गया। किधर चला गया? देखो, वहां शेरपुर आगे रेमजी बैठ गए और प्रताप को पकड़ने की तरफ कोई ध्यान नहीं। सुबह उठे, सैनिकों को साथ ले, शिकार करे दिन में, शाम को आए, शिकार पकाए, खाए और सो जाए। प्रताप को कुछ भी पकड़ने की तरफ ध्यान है। महिलाएं बच्चे सब साथ में, परिवार पूरा साथ में, रेमजी वहीं बैठे हुए। हर 7 दिन में एक लेटर लिख के और अकबर के पास भेज दे कि हमने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा बच गया था, नेक्स्ट टाइम पक्का पकड़ लेंगे। अच्छा, अकबर ये भी नहीं कह सकता कि क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अकबर यदि ये कहे क्यों नहीं पकड़ पाए तो रेमजी कह दे कि भाई मानसिंह, आसफ खान, तू और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे कैसे पकड़ना है, तो फिर हम पकड़ लेंगे। तो अकबर बेचारा कहता वेल ट्राई, वेल प्लेड बॉयज, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे ही खेलते रहो अपने। अब रेमजी अपने उधर शेरपुर में आराम से परिवार के साथ बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं अपना। प्रताप ने पूछा कि भाई आजकल अटैक होने क्यों बंद हो गए? कि साहब रेमजी आए हैं, रेमजी अटैक वटैक नहीं कर रहे अपने। तो प्रताप ने भी अपनी वापस जनता का, भाई थोड़ी फसलें उगाओ, अनाज वनाज इकट्ठा करो, थोड़ा टैक्स वैक्स लेना वापस शुरू किया, थोड़ी कंडीशन वापस अपने सही करते हैं। यहाँ पर प्रताप के बेटे हैं, नाम है उनका अमर सिंह। एक दिन अमर सिंह उधर शेरपुर की तरफ चले गए और शेरपुर की तरफ जाके देखा कैंप खाली, कैंप में कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बात है, मुगल चले गए क्या? कैंप के पास में गए, जाके आवाज लगाई, रेमजी रेमजी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, रेमजी घर पे नहीं है। तो उनका कोई घर में जो पुरुष हो उसको भेजो, मुझे बात करनी है। कि कोई पुरुष नहीं। उनका सच्ची? तुम बाहर आ जाओ सारी। तो रेमजी के परिवार की सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। वो आगे महाराणा प्रताप खड़े, उन्होंने देखा कि अमर सिंह आगे आगे आ रहा है, पीछे बेचारी महिलाएं रोती हुई सी आ रही है। तो उसने पूछा अमर से, भाई कौन है? आपके काम की बात नहीं कि मैं देख लूंगा। मतलब अरे है कौन ये तो बता। उसने कहा वो रेमजी है ना? कि हाँ। तो शिकार करने गए थे तो मैंने कर लिया। प्रताप को इस बात का पता चला। प्रताप ने पहले अमर सिंह को फटकारा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहन बेटियां सबकी एक समान होती है, उनके साथ इस प्रकार का कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए।
फिर प्रताप उन महिलाओं को कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, तुम्हें घर वापस पहुंचा दिया जाएगा। वापस घर पहुंचाते हैं, रहीम जी को लेटर लिख के भेजते हैं, रहीम जी को लिख के भेजते हैं कि रहीम जी आज ऐसा हुआ है, आइंदा से इस प्रकार से दोबारा कभी भी नहीं होगा। हम जब भी लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी करेंगे युद्ध के मैदान में आमने सामने आके करेंगे, महिलाओं बच्चों के साथ इस प्रकार का दोबारा बर्ताव हमारी तरफ से नहीं होगा। उस समय युद्धों में इस प्रकार की घटनाएं सामान्य चीज हुआ करती थी, पर कोई राजा महिलाओं को वापस भेज देता है, आप सोचिए नैतिक चरित्र का कितना महान रहा होगा। प्रताप इसलिए याद नहीं किए जाते कि युद्ध जीत लिए थे, युद्धों को जीतने में सांगा के बराबर कोई है ही नहीं। मैंने बताया था सांगा क्या राजा है यार, आगरा से 50 किलोमीटर दूर थप्पड़ मारता है वो है। युद्ध जीतने में कुंभा के आसपास कोई नहीं फटकता है। उसके बावजूद यदि जन जन महाराणा प्रताप को जानता है, इसका मतलब उनके व्यक्तित्व के दूसरे गुण इतने महत्वपूर्ण है कि लोगों के दिमाग से आज भी महाराणा प्रताप निकल नहीं पाते। आप कुंभा कितने बड़े राजा रहे थे, पर आप तभी कुंभा को जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं। यदि कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ता है तो कुंभा के बारे में जानता। प्रताप को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रताप वैसे भी जनता के अंदर जाने जाएंगे, भले आप हिस्ट्री पढ़ो, भले हिस्ट्री उनके इन गुणों के कारण है कि आप महिलाओं का कितना आदर करते हैं, आप लोगों के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं, लोगों के साथ आपका क्या बिहेव, इससे पता चलता है यार जनता ने महाराणा प्रताप को राजा बनाने के लिए उदय सिंह के निर्णय को पलट दिया। उदय सिंह भले जगमाल को बना के गए, लेकिन हम जगमाल को राजा स्वीकार नहीं करते। हमारी तरफ से राजा कौन है? देखो शेरपुर घटना, शेर सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा हुआ है? दिवे। अब अंदर की हालत खराब, अंदर सप्लाई जानी हो गई बंद, मुगलों के पास सप्लाई आराम से आ रही, तो मुगलों की स्थिति अब अच्छी, मेवाड़ वालों की स्थिति अच्छी नहीं है। दशहरे का दिन है, 1582 का साल है, दशहरे का दिन है। दशहरे पे अपने राजा महाराजा पक्की लड़ाइयां करते, भले छोटी मोटी लड़ाई करो पर दशहरे को लड़ाइयां होती, इसलिए आज भी हम कहते हैं दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है, तो हथियार लड़ाई में काम आएंगे। दशहरे वाली जो लड़ाइयां होती है उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोलते? हथियारों पर टीके लगाओ, हथियारों पे तिलक लगाओ, हथियारों की पूजा करो, उसके बाद जो युद्ध किए जाए उनको युद्धों क्या बोलते? टीका। पहाड़ों में बैठ के महाराणा प्रताप दशहरे के दिन 1582 के साल में हथियारों की पूजा कर रहे हैं। हथियारों की पूजा करने के बाद कहा कि अब दुश्मन से लोहा लिया जाए, दुश्मन से लड़ा जाए, क्योंकि तलवार यदि म्यान से बाहर निकली है अंदर तभी डाली जाए जब खून लगे। खून दुश्मन का लगाया जाए और तो किसका लगाया जाए? तो कहां हमला करे? मंत्रियों ने कहा सर देवल की तरफ कर लेते हैं ताकि डूंगरपुर वाला रास्ता भी खुल जाएगा, दुश्मन से लड़ाई भी हो जाएगी। किसी ने कहा नहीं सर उदयपुर वाला रास्ता खोलते हैं, देबारी खोल लेते हैं। किसी ने कहा पाली वाला घाट खोल लेते हैं, देसुरी खोल लेते हैं। प्रधान ने कहा दिवेर पे क्यों ना करें? सर दिवेल पे मुगलों की नफरी ज्यादा है, नफरी मतलब सेना, मुगलों की सेना ज्यादा, और वहां सेनापति खुद बैठा है सुल्तान खान, इसलिए वहां चांस सर कम है, वहां अपने हार जाएंगे सर, बाकी जगह जीतने के चांस ज्यादा है। आपने प्रताप ने कहा कि यदि वहां चांस कम है इसका मतलब मुगलों के चांस ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब मुगल कॉन्फिडेंट होंगे वहां पे भयंकर की, यहां तो हम हार ही नहीं सकते, हाँ तो यहीं पे करते हैं। दिवेर में हमला किया गया, एक भी मुगल सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ा गया, या तो मार दिया गया या 36,000 के आसपास ने सरेंडर किया पूरे मेवाड़ में कि काली गाय है, आइंदा से हम तो आएंगे नहीं मेवाड़ की तरफ। कहते सुल्तान खान लड़ रहा था घोड़े पे बैठ के, अमर सिंह भला मारता है सुल्तान खान के आर पार निकाल देता है। वास्तव में दिवेर का युद्ध अमर सिंह की बहादुरी के लिए याद किया जाना चाहिए। मैं कभी नहीं समझ पाया कि राजस्थान के बच्चे दिवेर के युद्ध के बारे में क्यों नहीं जानते। पूरी मुगलों की सेना काट दी गई थी, या भागे थे, या सरेंडर किया था, या मार दिए गए थे। ये उस अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है जिस अमर सिंह के बारे में हमें बचपन से ये सिखाया गया कि घास फूस की रोटी खाता था। हमें बचपन से कविताएं याद करवाई गई कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि अमर सिंह एक दिन बेटा बेटा घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, और अमर सिंह रोने लग गया, अरे मेरी तो रोटी छीन गई। और ये घटना कब की? फिर हम कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तब वो घास की रोटी खा रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कि 1576। मतलब 1576 में अमर सिंह इतना छोटा सा बच्चा है कि उसके हाथ से घास की रोटी वन बिलाव छीन के भाग जाता है। और 1580 में शेरपुर के अंदर वो ये भी जानता है कि किसको लेके जाना है, किसको छोड़ के जाना है। और 2 साल बाद 1582 में वो मुगलों के सेनापति को भाला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। कौन सी दुनिया में जीते लोग? इतिहास तथ्यों पर है, इतिहास वास्तविकताओं पर है, इतिहास कविताएं और कहानियां नहीं है। मैं आज सुबह वाली क्लास में आप कह रहा था कि उदय सिंह के पोता हुआ था तब उदयपुर की स्थापना हुई। वो पोता अमर सिंह है। वो पोता कौन है? इसका मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। यदि अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ है तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम उसकी उम्र कितनी है? 17 साल।
वो 17 साल का है। ये वो समय था जब कहा करते थे 8 बरस रो कुकर जिए, 13 बरस रो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ते की उम्र 8 साल है, सुअर की उम्र 13 साल है, क्षत्रिय 18 साल तक जीता है, उसके बाद भी जिए तो धिक्कार है। हल्दी घाटी युद्ध के समय वो उदयपुर के राजमहलों की रक्षा कर रहा था, वो परिवार को बचा रहा था कि मैं उधर देख लूंगा तुम उधर देख लोगे। हमने एक इतने बड़े योद्धा को घास फूस की रोटी तक सीमित करके रख दिया है। इसलिए घास फूस की तमाम कहानियां झूठी है। ये कविताएं हैं, कविताएं अच्छी है, मैं कन्हैयालाल सेठिया का फैन हूं, वो प्रातः स्मरणीय है। उस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रताप को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, पर वो इतिहास नहीं है। इतिहास बहुत अलग चीज है। न तो उदय सिंह घास फूस की टोकरी में गए थे, ना अमर सिंह ने घास फूस की रोटी खाई। आई बात समझ में? कहते हैं जब मुगलों की सेना भाग गई थी, जो घायल पड़े थे उनको इलाज के लिए उठा उठा के ला रहे थे। महाराणा प्रताप को पता चला कि सुल्तान खान घायलों में पड़ा हुआ है, अंतिम समय नजदीक है, बस तड़फ रहा है, कराह रहा है। इसलिए महाराणा प्रताप खुद सुल्तान खान से मिलने के लिए गए। सेनापति है, बड़ा सेनापति, कोई बात नहीं, दुश्मन है। सुल्तान खान के पास गए, सुल्तान खान को पूछा भाई मरने वाला है, पानी पिलाने के लिए गए। पूछा उससे कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो उसने कहा उस लड़के को देखना चाहता हूं, इसने मेरे भला मारा, मैं सुल्तान खान हूं, किसी छोटे मोटे को तो बटके भर लूं तो खा जाऊं मैं, मेरे भाला मारा, आर पार निकाला है। कौन है ऐसा योद्धा? प्रताप को लगा ये मरने वाला है अभी, और अमर सिंह को जब तक कैंप से बुलाएंगे तब तक बावड़ा मरमूर आ जाएगा। तो उन्होंने पास में कोई सैनिक खड़ा था, उस सैनिक को कहा ये था, इसने मारा था। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था, इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, सही से बताओ कौन था? तो अमर सिंह को बुलाया गया। अमर सिंह को बुला के प्रताप ने कहा कि मेरे वाला ही था। सुल्तान खान ने कहा था तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो। उसकी आंखें बंद होने वाली सी होती है, तो प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं। मरते हुए आदमी गंगा जल दिया जाए, माना जाता है ऐसा, तो गंगा जल इसके मुंह में डाला जाए। गंगा जल वगैरह डाल दिया गया, पर उसकी सांस नहीं निकले, उसका खून वो भाला अंदर धंस गया उसके। होता क्या है, आप जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आपका ब्लड लॉस होता है, इसलिए व्यक्ति की डेथ होती है। लेकिन वो ब्लड निकल नहीं रहा, बहुत धीरे 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 निकला। जब तक पूरा ब्लड नहीं निकलेगा तब तक पूरी सांस जाएगी नहीं। तो दो ही तरीके हैं कि आप भाला खींच लिया जाए, या तो या बाद में धीरे 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 जैसे आप मरोगे। तो प्रताप ने कहा मरने वाला तो भाई तड़प तड़प के मर रहा है, इससे अच्छा इसका भाला खींच दिया जाए ताकि मृत्यु हो जाए इसकी। तो अमर सिंह का भाला खींच दे। तो वो इतना मोटा था कि उसके भाला मार तो दिया अमर सिंह ने, बाहर नहीं निकले। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रख के खड़ा होता है, फिर भाला खींचता, तब उसका भाला निकलता, तब वो मरता है। तो कौन सेनापति था वो? सुल्तान खान। जेम्स टोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि मेवाड़ का मैराथन था। क्या था मेवाड़ का? आगे अब अपनी पार पड़ेगी। 1585 के बाद में अकबर ने लाहौर को जीता है, कश्मीर गया वो, बंगाल उसकी सेना जीत रही है, बिहार जीत रही है, उड़ीसा जीत रहा है, वो साउथ इंडिया जीत रहा है, पर मेवाड़ नहीं है। इसका मतलब भेद, प्रैक्टिकल भेद समझदार है, उसको पता चला कि आरएस में पार नहीं पड़ेगी, पटवारी दे लेते हैं। तो उसने सब जगह अटैक किए। भाई आप इस बात को सोचिए, समझिए इसको। क्या इस टाइम में उसने काबुल की पर आक्रमण किया है, वो पंजाब जीत रहा है, वो कश्मीर जीत रहा है, वो बंगाल जीत रहा है, वो उड़ीसा बिहार जा रहा है, वो साउथ इंडिया जा रहा है, नाक के ठीक नीचे राजस्थान पड़ा, यहां क्यों नहीं आ रहा? आप इतनी दूर जा जाके जीत रहे हो लेकिन यहां नहीं आ रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल है कि फालतू में बंदे मरवाने से कुछ मिलेगा, इधर अपनी पार पड़ेगी नहीं। और जैसे ही प्रताप की डेथ होती है 97 में, अकबर वापस अटैक कर देता है। प्रताप के जीवन काल में 12 साल में उसने कोई भी अटैक नहीं किया। उसको समझ में आ गया था कि नहीं पार पड़नी। अकबर को, प्रताप को पता चला अटैक नहीं हो रहे, प्रताप यहां से बाहर आते हैं। 85 to 87 2 साल के अंदर मुगलों की लगभग जो छावनियां थी उड़ा दी गई थी। यहां से 2 सालों में प्रताप उनकी छावनियां उड़ाते हैं, फिर अपनी एक नई राजधानी बनाते, चावंड। कौन सी बनाते? देखो अपनी किताबें ये लिखती रही कि हल्दी घाटी का ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? उसका कोई भी निर्णय निकला न, तो उसमें अकबर जीता था ना उसमें प्रताप हारा था। और कई इतिहासकारों ने वैसे लिखना शुरू कर दिया कि नहीं भाई साहब इसमें अकबर की जीत हुई थी। भाई या तो अकबर की जीत बताते या क्या बताते, इस युद्ध को ड्रॉ। पिछले कुछ सालों में हमारे उदयपुर के एक इतिहासकार है चंद्रशेखर, क्या नाम है? उन चंद्रशेखर सर ने इस पर रिसर्च किए, रिसर्च पेपर पब्लिश किए, और उन्होंने कहा कि इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। तो फिर आप यदि जीत बता रहे हो तो आपके पास में लॉजिक होने चाहिए, बिना लॉजिक के तो कोई बात कर नहीं सकते। तो क्या लॉजिक आपके पास में जीत हुई थी? तो उन्होंने कुछ लॉजिक दिए। उनमें एक लॉजिक ये था कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जो जमीन है वो लोगों को दान में बांटी है। हल्दी घाटी के आसपास की जमीन लोगों को, यदि हल्दी घाटी का जो प्रताप हार जाता तो वो जमीन किसके पास होती? अकबर। अकबर की जमीन प्रताप कैसे बांट देगा? यदि प्रताप हल्दी घाटी के आसपास की जमीन दान में बांट रहा है, इसका मतलब हल्दी घाटी के आसपास की जमीन किसके पास है? प्रताप। इसका मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता है?
एक बड़ा लॉजिक उसमें ये था। फिर उन्होंने अभिलेखोंकार कहा था, तब उन्होंने कहा था कि मंडेर का गांव जो है हल्दी घाटी के पास में, और ये वाला उधर दिया गया था। फिर उन्होंने कई लॉजिक और दिए थे। उन्होंने कहा था कि अकबर की सेना में एक सेनापति आया था, बदायूनी। कौन आया था? अकबर की सेना में लड़ रहा है, और वो कहता है कि साहब हमारी सेना 16 किलोमीटर वापस पीछे भागी थी। भागती हुई सेना हारती भी होती है, जीतती भी होती है। फिर वो कहता है, बदायूनी उसके दरबार का राइटर, वो लिखता है कि जब हम अजमेर आ रहे थे तो रास्ते में लोग हमें लूट लिया करते थे। भाई साहब, विजेता सेना का कॉन्फिडेंस अलग होता है। विजेता दो भी होंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हाथ लगा दे। हारे हुए आदमी को और कोई लूट ले जाए तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो रखा था, इसलिए हर किसी ने आक्रमण कर दिए। तो उन्होंने ये कई एग्जाम्पल दिए थे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि उस युद्ध में जीत होती मान सिंह आसफ खान की, तो दरबार से बाहर क्यों निकालते? ऐसा कौन राजा है जिसको सेनापति ने जाकर कहा कि राजा हम जीत के, उसने कहा मुंह मत दिखाना, आज के बाद आए हो जीत के। किसने कहा था? जीतने के लिए। और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, हल्दी घाटी के ठीक बाद अकबर खुद अटैक करने के लिए आ गया। इसका मतलब घाव गहरा है। मुगल बादशाह नहीं जाते भाई साहब युद्ध करने के लिए, यहां अकबर खुद आया हुआ था। इसका मतलब अकबर को लगा यार ये तो बेइज्जती है, घोर बेइज्जती है, मेरी सेना गैर हार के, मैं जाऊंगा और मैं जाके कब्जा करूंगा वहां पे। तो उन्होंने जो कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, उनमें एक एग्जाम्पल ये था कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि बांटी गई थी। तो साधुनाथ त्रिवेदी को कौन सी जागीर मिली? मंडेर। कौन सी? वो यूनान बन गया था, पर अलग अलग थे। एथेंस में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे। दुनिया के महानतम विद्वानों में से एक सुकरात, सोक्रेटिस, उनके चले प्लेटो, उनके चले अरस्तु, एरिस्टोटल। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये तीनों के तीनों कहां के थे? एथेंस। कहां के थे? एथेंस। तो एथेंस वाले ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे। स्पार्टन्स थोड़े लड़ाई में बहुत अच्छे थे। इवन कहते हैं कि स्पार्टा में यदि कोई बच्चा पैदा होता और वो कमजोर होता तो पहाड़ के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया करते कि कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई आवश्यकता, यहाँ पे हट्टे कट्टे स्वस्थ बच्चे चाहिए जो बड़े होकर सैनिक बन सके। तो स्पार्टा वाले लड़ाई में ज्यादा ध्यान देते, एथेंस वाले थोड़े पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते। ये यूरोप में पड़ता है। यूनान कहां पड़ता है? यूरोप। अपने एशिया में जो उस समय मजबूत राजवंश था वो था ईरान। कौन सा था? ईरान। और ईरान में अपने एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था डेरियस। क्या नाम था? और 490 बीसी में, कब की बात है? 490 बीसी में ईरान का राजा है डेरियस। ईरान का राजा कौन है? डेरियस हमला कर देता है एथेंस पे। किस पर हमला कर देता है? 490 बीसी में यूनान में एक जगह पड़ती है मैराथन, वहां पे मैराथन का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? डेरियस और एथेंस। डेरियस कहां का राजा है? कब युद्ध हो रहा है? 490 बीसी। कब हो रहा है? किस किस के बीच में? डेरियस कहां का राजा है? एथेंस किसका भाग है? यूनान। एथेंस वालों को लगा अकेले पार पड़े ना पड़े, इसलिए एथेंस वालों ने अपनी सहायता के लिए किसको बुझाया? स्पार्टा वालों का, स्पार्टा वालों तुम आओ और तुम आके हमारा साथ दो। लेकिन स्पार्टा वाले इस युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं, उनका भाई नहीं, हम तो इसमें साथ देने के लिए नहीं जाएंगे। एथेंस अकेला लड़ा, उसने डेरियस को हरा दिया। एथेंस अकेला लड़ा और उसने डेरियस को, जेम्स्टोड कहता है हमारी यूरोप में एथेंस की छोटी सेना ने डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया था। उस युद्ध का नाम था मैराथन। उसी प्रकार मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया था। उस युद्ध का नाम है दिवेर। इसलिए दिवेर मेवाड़ का। आई बात समझ में? कौन हार के गया? डेरियस। कौन हार के गया? डेरियस। डेरियस का बदला लेने के लिए 10 साल बाद उसका बेटा आता जरक्सीस। कौन आता है? वापस हमला करता है। इस बार लड़ने के लिए जाते हैं स्पार्टा वाले। कौन जाते हैं? हालांकि ये साथ में लड़ रहे थे, स्पार्टा और एथेंस वाले सब साथ में लड़ रहे थे इस बार, पर स्पार्टा वाले थोड़े आगे लड़ रहे थे। और स्पार्टा का एक सेनापति था, उसका नाम था लियोनिडास। क्या नाम था? लियो। 10,000 के आसपास इनकी सेना थी, पर एक दर्रा है, एक घाटी है, जैसे अपने हल्दी घाटी वैसे घाटी थी, दो पहाड़ियों के बीच की जगह। वहां लियोनिडास अपने 300 सैनिकों के साथ खड़ा है। कितने सैनिकों के साथ? कौन सेनापति? लियोनिडास। कौन से युद्ध में लड़ने के लिए? थर्मोपोल। वो जो जगह है, जो घाटी, उस घाटी का नाम क्या है? थर्मोपोल। किसकी सेना को रोकने के लिए? जरक्सीस। कहां का राजा है? पहले वाले के ठीक 10 साल बाद। 10 साल बाद होगा तो कब हो जाएगा? 480। उल्टा चलेगा तो 480 बीसी के अंदर कौन लड़ रहा है? जरक्सीस। सामने कौन कौन है? स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा वालों का सेनापति कौन है? कितने सैनिक लेके खड़ा है? 300 आदमी लेके उस घाटी को रोकने के लिए खड़ा है। उन 300 लोगों ने जरक्सीस की सेना को जैम कर दिया था, पूरी तरीके से रोक दिया था, वहां जाम करके रख दिया था। इसलिए टोड कहता है जैसे हल्दी घाटी के उस संकरे से दर्रे में प्रताप ने मुगलों की सेना को रोक दिया था, उसी प्रकार थर्मोपोली के उस तंग दर्रे में, उस संकरी घाटी के अंदर लियोनिडास ने अपने मात्र गिने चुने सैनिकों के साथ जरक्सीस की एक बड़ी आर्मी को रोक दिया था। इसलिए हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, दिवेर मेवाड़ का। आई बात समझ में? इस थर्मोपोली वाले युद्ध पे हॉलीवुड ने बहुत शानदार मूवी बनाई है 300।
कौन सी मूवी है? देखना कभी आप, हॉलीवुड की मूवी 300, इस पर बनी है, बहुत अच्छी है। जम्स्टोड अपनी बुक के अंदर लिखता है यूरोप में एक थर्मोपोली है जिसके अंदर बहुत कम सैनिकों ने, मुट्ठी भर सैनिकों ने दुश्मन की बड़ी सेना को हराया। उसका सेनापति लियोनिडास है। वो एकमात्र हमारा बहादुर सेनापति लियोनिडास, जिसने थर्मोपोली के युद्ध में सैनिक कम थे फिर भी दुश्मन को रोक दिया था। वो कहता जब मैं राजस्थान को देखता हूं, उनके गांव गांव में थर्मोपोली है, घर घर में लियोनिडास है। दोहरा घाटा ताल रो आंटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोलिन, घर घर लियोनिडास। तो एक युद्ध की तुलना वो मैराथन से करता है, एक युद्ध की तुलना किससे करता है? मैराथन में एथेंस वाले लड़े, इन्होंने बुलाया किसको था? स्पार्टा को, लेकिन स्पार्टा वाले साथ देने के लिए नहीं है। स्पार्टा मदद मांगने के लिए जो बंदा गया था उसका नाम था फिसिपिडीज। क्या नाम था? एथेंस वालों की तरफ से कहां पे गया? स्पार्टा। कहते उन दिनों बरसात के दिन थे इसलिए घोड़े चल नहीं सकते थे, फिसिपिडीज दौड़ के गया। 48 घंटे में 150 किलोमीटर गया था। 48 घंटे में 150 किलोमीटर गया वो। वहां पे जाकर उसने कहा साथ देने के लिए आओ, लेकिन वो लोग साथ देने के लिए नहीं है। कौन से युद्ध में साथ चाहिए? कौन से युद्ध में साथ के लिए एक बंदा लंबी दौड़ लगाता है? मैराथन। कौन? कौन बंदा? कौन से युद्ध में सहायता चाहिए? इसलिए क्या लगाई गई? लंबी दौड़। क्या लगाई गई? इसलिए आज दिन तक लंबी दौड़ों को मैराथन कहते हैं। कोई जो लंबी दौड़े होती है उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि पहली बार वो लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई? मैराथन नाम की जगह कहां पर है? यूनान। कहां पर है? कब हुआ वो मैराथन का युद्ध? किस किस के बीच में? डेरियस और एथेंस। डेरियस कहां का राजा था? उसका बदला लेने के लिए उसका बेटा 10 साल बाद कौन गया था? जरक्सिस। कौन गया था? और उस बार युद्ध कौन सा हुआ था? थर्मोपोली। कौन सा हुआ? तो यूनान में कौन कौन सी दो जगह है? यूनान में कौन कौन सी? एक तो मैराथन और एक थर्मोपोल। यूनान कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप। जम्स्टोड कौन से महाद्वीप का है? यूरोप। तो जम्स्टोड तो यूरोप की तुलना करेगा। तो कहता जिस प्रकार थर्मोपोली में दर्रे में लड़ाई लड़ी वैसे तुम्हारी हल्दी घाटी है। जिस प्रकार कम सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया वैसा कौन सा तुम्हारा? दिवेर। इसलिए हल्दी घाटी तुम्हारे मेवाड़ की थर्मोपोली है, दिवेर तुम्हारे मेवाड़ का। पहले बढ़ गई बात, समझ में आ जाएगी। वरना आप अपने के बार पढ़ते हैं लगता है मैराथन क्या है, थर्मोपोली क्या है, मैराथन की दौड़ सब पल्ले पड़ेगी। आइंदा के बाद जब भी कहीं पढ़ोगे कि फलान जी ने मैराथन दौड़ जीत ली, आपको याद आ जाएगा कि पहली बार मैराथन की दौड़ क्यों लगाई गई? मैराथन में युद्ध हो रहा था। इसका मतलब मैराथन क्या है? एक जगह का नाम। अगला राधा लिखो।